ये समय था अक्टूबर 1984 का। देश ने अभी अभी हिंदू सिख दंगों का खौफनाक मंजर देखा था, लेकिन अब माहौल शांत हो चुका था। पर किसे पता था कि यह शांत माहौल बस कुछ ही दिन और रहने वाला था। अक्टूबर खत्म होते होते दिल्ली में कुछ ऐसा होता है कि पूरा देश हिल जाता है। दरअसल यह बात है दिल्ली के सफदरजंग रोड की। सफदरजंग रोड अपने आप में ही काफी खास थी, क्योंकि यहां पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आवास था। तारीख थी 31 अक्टूबर। गांधी ठीक एक दिन पहले 30 अक्टूबर को ही उड़ीसा से एक रैली कर देर रात वापस लौटी थी। लेकिन बावजूद इसके गांधी आज थोड़ा जल्दी उठी, क्योंकि आज उन्हें ठीक 9:20 पर बीबीसी को अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू देना था। श्रीमती गांधी सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है। आज का दिन इंदिरा के लिए हमेशा की तरह ना होकर थोड़ा अलग था, क्योंकि आज उन्होंने बाहर निकलने से पहले ना तो कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और ना ही उनके पास इतनी सिक्योरिटी थी। इंटरव्यू की जगह इंदिरा के घर के पास ही थी, इसलिए वो तैयार होने के बाद इंटरव्यू के लिए पैदल ही निकल जाती हैं। पर इंदिरा जैसे ही अपने आवास से निकलती ही है कि तभी उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं। ये गोलियां बरसा रहे थे उनके खुद के ही बॉडीगार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी सतवंत सिंह। कुछ समय पहले जिस सफदरजंग रोड का माहौल खुशनुमा था, अब उसी सफदरजंग रोड का माहौल देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खून से खौफनाक हो चुका था। क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? कौन थे वे लोग जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी? और आखिर क्यों उस दिन इंदिरा ने रोज की तरह कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था? और श्रीमती गांधी की मौत के बाद क्या हुआ? चलिए समझते हैं इंदिरा गांधी की मौत को। इंदिरा गांधी के मौत की कहानी शुरू होती है ऑन ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ। आजादी के बाद देश का लगभग हर वर्ग संतुष्ट था, क्योंकि मुस्लिमों को पाकिस्तान मिल चुका था और हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया। लेकिन इन सब में सिखों का एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लगता था कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। इन्हें लगता था कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, इसीलिए ये चाहते थे कि सिखों के लिए भी एक अलग देश बनाया जाए। और यही कारण था कि इस वर्ग ने पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग शुरू कर दी। 1970 के मध्य तक आते आते खालिस्तान की यह मांग जोर पकड़ने लगी। इस समय पंजाब में अकाली दल की सरकार थी और सत्ता में आने के बाद अकाली दल लगातार इंदिरा गांधी पर दबाव बना रहा था कि वह पंजाब को भारत से अलग कर दें। लेकिन इंदिरा इस मांग को सिरे से खारिज कर देती है। इंदिरा के मना करने के बाद अब अकाली दल के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वह यह था कि वे कैसे भी करके इंदिरा को सत्ता से बेदखल कर दें। और इसके लिए अकाली दल अपना एड़ी से छोटी तक का जोर लगा देता है। पर साल 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी एक बार फिर भारी बहुमत के साथ जीत जाती है। इंदिरा गांधी के जीतते ही खालिस्तान की मांग कुछ समय के लिए तो कमजोर पड़ जाती है, लेकिन 1983 में यह मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगती है। पंजाब में अब चारों तरफ दंगे होने शुरू हो जाते हैं और इन्हीं दंगों के बीच 5 अक्टूबर 1983 को पंजाब में सिख हिंदुओं से भरी एक बस को अगवा कर लेते हैं और उसमें मौजूद हर आदमी को मौत के घाट उतार देते हैं। इस घटना के बाद पंजाब में हिंदू सिख दंगे भड़क जाते हैं। पंजाब की गलियों में जिस तरफ भी नजर जाती थी, बस खून और लाशें ही पड़ी दिखाई देती थी। इन दंगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार कड़े कदम उठाती है। पंजाब में इमरजेंसी लगा दी जाती है और पुलिस और सेना को यह आदेश दिया जाता है कि वे उपद्रवियों को देखते ही गोली मार दें। पर सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद भी पंजाब में हालात हर रोज बिगड़ रहे थे, और इन बिगड़ते हालातों के पीछे सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार था, और वह था अलगाववादी सिख नेता जनरल सिंह भिंडरवाला। सरकार चाहती थी कि भिंडरवाला इस हिंसा को रोक दें, लेकिन भिंडरवाला ऐसा करने को तैयार नहीं था। इसीलिए सरकार एक सर्च अभियान चलाती है, पर भिंडरवाला सरकार से बचने के लिए स्वर्ण मंदिर में शरण ले लेता है। स्वर्ण मंदिर में भिंडरवाला के साथ उसके कई ऐसे समर्थक भी थे जो भिंडरवाला के लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। भिंडरवाला के इन समर्थकों से निपटने के लिए सरकार सेना को भेजती है और फिर इसके बाद शुरू होता है सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत 3 जून 1984 को होती है और यह 6 जून 1984 को खत्म भी हो जाता है। लेकिन सिर्फ 3 दिन चले इस ऑपरेशन में भिंडरवाला मारा जाता है और भारतीय सेना खालिस्तान समर्थकों को स्वर्ण मंदिर से निकालने में कामयाब रहती है। अब यहाँ पर सरकार अलगाववादियों से निपटने में तो कामयाब रही, लेकिन स्वर्ण मंदिर पर चलाए गए इस ऑपरेशन के कारण
सिखों को लगा कि सरकार उनके धर्म पर हमला कर रही है। यहां से कांग्रेस और सिखों के बीच दूरी बढ़ती जाती है और भविष्य में सिखों और कांग्रेस की यही दूरी इंदिरा गांधी की जान ले लेती है। अब ऑपरेशन ब्लू स्टार को समझने के बाद चलिए जानते हैं कि यह ऑपरेशन आखिर कैसे इंदिरा गांधी की मौत का कारण बना। 31 अक्टूबर 1984 के उस दिन मिसेस गांधी जैसे ही इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकलने वाली ही थी कि तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने आज अपना बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहना ही नहीं था। वे जैकेट पहनने वापस मुद्दती है, लेकिन बाद में वे सोचती हैं कि ये इंटरव्यू तो उनके घर के पास ही है और बुलेट प्रूफ जैकेट कैमरे के सामने अच्छा भी नहीं लगेगा, इसलिए वे इसे नहीं पहनती। श्रीमती गांधी अब इंटरव्यू देने के लिए घर से निकल जाती है। घर से निकलने के बाद वे पैदल ही सफदरजंग रोड से होती हुई एक अकबर रोड को जोड़ने वाले गेट पर पहुंचती है। गेट पर सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी सतवंत सिंह पहरा दे रहे थे। ये दोनों गार्ड सिख थे। पंजाब में जब दंगे चल रहे थे तब खुफिया एजेंसियों द्वारा इंदिरा गांधी को यह सलाह दी गई कि वे अपने सभी सिख गार्ड को ड्यूटी से हटा दें, लेकिन वे इस सलाह को नहीं मानती हैं और वह किसी भी सिख गार्ड को ड्यूटी से नहीं हटाती है। इंदिरा गांधी जब इंटरव्यू देने जा रही थी तब उनके पीछे उनके पीए आर.के. धवन चल रहे थे। इंदिरा के गेट पर पहुंचते ही गेट पर तैनात सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उन्हें नमस्ते कहते हुए अपनी .389.1 mm रिवॉल्वर निकालकर एक के बाद एक 3 गोलियां इंदिरा के सीने में उतार देता है। गोली लगने के बाद गांधी के मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि ये क्या कर रहे हो, और फिर वे गिर जाती हैं। गांधी के नीचे गिरते ही बेअंत सिंह के इशारे पर वहीं पर पास में खड़ा संतरी सतवंत सिंह भी अपनी स्टर्लिंग सबमशीन गन से इंदिरा पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही बेअंत सिंह और सतवंत सिंह श्रीमती गांधी का सीना छलनी छलनी कर चुके थे। गांधी के नीचे गिरने के बाद अब बेअंत सिंह कहता है कि हमने अपना काम कर लिया और अब आप अपना कीजिए। बेअंत सिंह को वहां पर मौजूद एसीपी दिनेश चंद्र पकड़ लेते हैं। इंदिरा गांधी को सोनिया गांधी और आर.के. धवन एम्बेसडर गाड़ी में एम्स ले जाते हैं। एक तरफ जहां गांधी के शरीर से लगातार खून बह रहा था, वहीं दूसरी तरफ बेअंत सिंह भागने की कोशिश में मारा जाता है और सतवंत सिंह को 12 गोलियां लगती हैं, लेकिन बावजूद इसके वह जिंदा बच जाता है। सुबह 9:17 पर इंदिरा गांधी को गोली लगती है और ठीक 9:30 पर उन्हें एम्स पहुंचा दिया गया। 12 डॉक्टरों की एक टीम इंदिरा के शरीर से गोलियां निकालना शुरू करती है। श्रीमती गांधी के शरीर से एक के बाद एक 7 गोलियां निकलती हैं। गोलियों के कारण गांधी का लीवर पूरी तरह फट चुका था और छोटी आंत, बड़ी आंत और फेफड़ों में भी गोलियां लगी थी। एक गोली रीढ़ की हड्डी में भी लगी थी। इंदिरा गांधी के शरीर से लगातार 4 घंटे तक खून बहता है। उनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था, जो काफी रेयर होता है, इसलिए डॉक्टरों को खून का इंतजाम करने में थोड़ी सी परेशानी होती है। गांधी को 88 बोतल खून चढ़ाया जाता है। गांधी का खून बहना तो बंद हो गया, लेकिन उनकी हालत लगातार खराब होती जाती है। डॉक्टर वहां पर मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पहले ही बता देते हैं कि गांधी का बचना अब काफी मुश्किल है। उस समय राजीव गांधी कोलकाता में थे और राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह विदेश यात्रा पर थे, इसलिए अब एम्स में मौजूद इंदिरा के पास ही के कमरे में यह तय होने लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। अधिकतर वोट राजीव गांधी के पक्ष में थे। दोपहर के करीबन 2:23 पर इंदिरा गांधी की मौत का आधिकारिक ऐलान हो जाता है। अचानक इंदिरा की मौत की खबर सुन लोग सकते में आ जाते हैं और जब उन्हें इंदिरा की मौत का कारण पता चलता है तो उनमें गुस्से की लहर दौड़ जाती है। इंदिरा की मौत के बाद राजीव गांधी को नया प्रधानमंत्री बनाया जाता है। एक तरफ जहां राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली दंगों की आग में झुलस रहा था। देश के हर कोने में सिखों के खिलाफ दंगे होने शुरू हो जाते हैं। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी अपनी विदेश यात्रा से बीच में ही वापस लौट आते हैं। बाद में सरकार दिल्ली में हुए इन दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग बनाती है, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं होता है। इंदिरा गांधी की मौत के बाद दिल्ली की सड़कें एक बार फिर से खून से रंग जाती हैं। इन दंगों में हजारों लोगों ने अपनों को खोया।